आज जब हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति मिल रही है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भारत में जो बनाएं उसे हमें बेस्ट क्वालिटी के साथ ग्लोबल कंपटीशन में टिके और हो सके तो एक कदम आगे बढ़ें, ये तैयारी करनी है और ग्लोबल मार्केट को हमने टारगेट करना है। देश के सभी मैन्युफैक्चरर्स को मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को इस बात को कभी नहीं भूलना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं वो सिर्फ आपकी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है, उसके साथ भारत की पहचान जुड़ी होती है, भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, भारत के कोटि कोटि लोगों का विश्वास जुड़ा होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को कहता हूं, आपका हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। जब तक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल में ले आया जाता रहेगा, उसे खरीदने वाला कहेगा, बड़े गर्व से कहेगा, सीना तान करके कहेगा, हां ये मेड इन इंडिया है। ये मिजाज चाहिए। अब आपके मन में दुनिया के मार्केट में छा जाने का सपना होना चाहिए। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश के अलग अलग सेक्टर्स और देश के छोटे शहरों में भी, टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं। उनकी भारतीय प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने में बड़ी भूमिका भी है। सरकार अपने इन स्टार्टअप्स के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। उन्हें आर्थिक मदद देना हो, टैक्स में छूट देना हो, उनके लिए नियमों को सरल बनाना हो, सब कुछ किया जा रहा है। हमने देखा है कोरोना के इस कठिन काल में ही हजारों नए स्टार्टअप्स उभर करके आए हैं। बड़ी सफलता से वे आगे बढ़ रहे हैं। कल के स्टार्टअप आज के यूनिकॉर्न बन रहे हैं। इनकी मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। ये देश में नए प्रकार के वेल्थ क्रिएटर्स हैं। ये अपने यूनिक आइडियाज की शक्ति से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को छा जाने का सपना लेकर के चल रहे हैं। इस दशक में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसको हम पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाएं। हमें इस दिशा में काम करना है, हमें रुकना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, बड़े परिवर्तन लाने के लिए, बड़े रिफॉर्म के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। आज दुनिया देख रही है कि भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए गुड और स्मार्ट गवर्नेंस चाहिए। आज दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहां गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है। अमृत काल के इस दशक में हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को, और उसमें हमारी प्राथमिकता होगी नागरिकों को जो कुछ मिलना चाहिए, जो सर्विस डिलीवरी है, वो लास्ट माइल तक, लास्ट व्यक्ति तक सीमलेसली
बिना झिझक, बिना कठिनाई से उसको पहुंचे। देश के समग्र विकास के लिए लोगों के जीवन में सरकार और सरकारी प्रक्रियाओं का बेवजह दखल समाप्त करना ही होगा। पहले के समय सरकार खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। ये उस समय की शायद मांग रही होगी, लेकिन अब समय बदल चुका है। बीते 7 वर्षों में देश में इसके लिए प्रयास भी बढ़ा है कि देश के लोगों को अनावश्यक कानूनों के जाल, अनावश्यक प्रक्रियाओं के जाल से मुक्ति दिलाए जाए। अब तक देश के सैकड़ों पुराने कानूनों को समाप्त किया जा चुका है। कोरोना के इस कालखंड में भी सरकार ने 15,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को समाप्त किया है। अब आप देखिए, आपको भी अनुभव होगा, कोई एक छोटा सरकारी काम हो, ढेर सारे कागज, बार बार कागज, एक ही जानकारी अनेक बार, यही चलता रहा है। 15,000 कंप्लायंसेस को हमने खत्म किया है। आप सोचिए, 200 साल पहले, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 200 साल पहले हमारे यहां एक कानून चला आ रहा है। 200 साल यानी 1857 से भी पहले से, जिसकी वजह से देश के नागरिक को मैपिंग यानी नक्शा बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब विचार कीजिए, 1857 से चल रहा है। नक्शा बनाना है तो सरकार को पूछिए, नक्शा किसी किताब में छापना है तो सरकार से पूछिए, नक्शा खो जाने पर गिरफ्तारी का भी उसमें प्रावधान है। आजकल हर फोन में मैप का ऐप है। सैटेलाइट की इतनी ताकत है कि फिर ऐसे कानूनों का बोझ सिर पर लेकर देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे हम। कंप्लायंसेस का ये बोझ उतरना बहुत जरूरी है। मैपिंग की बात हो, स्पेस की बात हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो, बीपीओ की बात हो, जैसे अनेक सेक्टरों में बहुत सारे रेगुलेशंस को हमने समाप्त कर दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, बेवजह कानूनों की जकड़ से मुक्ति, ईज ऑफ लिविंग, साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे देश के उद्योग और व्यापार आज इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। आज दर्जनों श्रम कानून सिर्फ 4 कोड में समा चुके हैं। टैक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी अब आसान और फेसलेस किया गया है। इस तरह के रिफॉर्म सिर्फ सरकार तक सीमित ना रहे, बल्कि ग्राम पंचायत और नगर निगमों, नगर पालिकाओं तक पहुंचे। इस पर देश की हर व्यवस्था को मिलकर के काम करना होगा। मैं जो आह्वान कर रहा हूं और बड़े आग्रह से कर रहा हूं, केंद्र हो या राज्य, सभी के विभागों से मैं कह रहा हूं, सभी सरकारी कार्यालयों से कह रहा हूं, अपने यहां नियमों प्रक्रियाओं की समीक्षा का अभियान चलाइए। हर वो नियम, हर वो प्रक्रिया जो देश के लोगों के सामने बाधा बनकर, बोझ बनकर खड़ी हुई है, उसे हमें दूर करना ही होगा। मुझे पता है, जो ये 70-75 साल में जमा हुआ है, वो एक दिन में या एक साल में नहीं जाएगा। लेकिन मन बनाकर काम शुरू करेंगे तो हम ऐसा जरूर कर पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी सोच के साथ सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में
पीपल सेंट्रिक अप्रोच बढ़ाने, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सरकार ने मिशन कर्मयोगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की शुरुआत भी की है। मेरे प्यारे देशवासियों, कौशल और सामर्थ्य से भरे अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से भरे नौजवानों को तैयार करने में बड़ी भूमिका होती है। किसकी होती है? बड़ी भूमिका होती है हमारी शिक्षा की, हमारी शिक्षा व्यवस्था की, हमारी शिक्षा परंपरा की। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे बच्चे ना कौशल की कमी के कारण रुकेंगे और ना ही भाषा की सीमा में बंधेगी। दुर्भाग्य से हमारे देश में भाषा को लेकर एक बड़ा विभाजन पैदा हो गया है। भाषा की वजह से हमने देश के बहुत बड़े टैलेंट को पिंजरे में बांध दिया है। मातृभाषा में होनहार लोग मिल सकते हैं। मातृभाषा में पढ़े हुए लोग आगे आएंगे तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। जब गरीब की बेटी, गरीब का बेटा मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल बनेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गरीबी के खिलाफ लड़ाई का साधन भाषा है, ऐसा मैं मानता हूं। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी एक प्रकार से गरीबी के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा शस्त्र बनकर के काम आने वाला है। गरीबी से जंग जीतने का आधार भी मातृभाषा की शिक्षा है, मातृभाषा की प्रतिष्ठा है, मातृभाषा का महात्म्य है। देश ने देखा है खेल के मैदान में, और हम अनुभव कर रहे हैं, खेल के मैदान में भाषा रुकावट नहीं बनी और उसका परिणाम देखा है कि युवा हमारे खिलने लगे हैं, खेल भी रहे हैं, खिल भी रहे हैं। अब ऐसा ही जीवन के अन्य मैदानों में भी होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी एक और विशेष बात है, इसमें स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर के जगह मेन स्ट्रीम पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। जीवन को आगे बढ़ाने में जो भी प्रभावी माध्यम है उनमें एक स्पोर्ट्स भी है। जीवन में संपूर्णता के लिए जीवन में खेलकूद होना, स्पोर्ट्स होना बहुत आवश्यक है। एक समय था जब खेलकूद की मुख्य धारा नहीं समझा जाता था। मां बाप भी बच्चों से कहते थे कि खेलते ही रहोगे तो जीवन बर्बाद कर लोगे। अब देश में फिटनेस को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर एक जागरूकता आई है। इस बार ओलंपिक में भी हमने देखा है, हमने अनुभव किया है। ये बदलाव हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसलिए आज देश में खेलों में टैलेंट, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनलिज्म लाने के जो अभियान चल रहा है, इस दशक में हमें उसे और तेज करना है और व्यापक करना है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स के नतीजे हो या ओलंपिक का मैदान, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही है। आज भारत की बेटियां अपना स्पेस लेने के लिए आतुर है।
हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर कैरियर और कार्य क्षेत्र में महिलाओं की समान सहभागिता हो। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सड़क से लेकर वर्क प्लेस तक में हर जगह पे महिलाओं में सुरक्षा का एहसास हो, सम्मान का भाव हो। इसके लिए देश के शासन प्रशासन को, पुलिस और न्याय व्यवस्था को, नागरिकों को अपनी 100% जिम्मेदारी निभानी है। इस संकल्प को हमें आजादी के 75 साल का संकल्प बनाना है। आज मैं खुशी देशवासियों से साझा कर रहा हूं। मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती है। उनके लिए भी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं। 2-2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी। विश्व में नेशनल सिक्योरिटी का जितना महत्व है, वैसा ही महत्व एनवायरमेंट सिक्योरिटी को दिए जाने लगा है। भारत आज एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की एक मुखर आवाज है। आज बायोडायवर्सिटी हो या लैंड न्यूट्रलिटी, क्लाइमेट चेंज हो या वेस्ट रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या वेस्ट रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या गोवर्धन से बायोगैस हो, और एनर्जी कंजर्वेशन हो या क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, पर्यावरण की दिशा में भारत के प्रयास आज परिणाम दे रहे हैं। भारत ने वन क्षेत्र को या फिर नए नेशनल पार्क की संख्या, बाघों की संख्या और एशियाटिक लायन सभी में वृद्धि हर देशवासी के लिए खुशी की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की इन सफलताओं के बीच एक और सच को भी हमें समझना होगा। भारत आज एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है। भारत आज एनर्जी इंपोर्ट के लिए सालाना 12 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करता है। भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना समय की मांग है, अनिवार्य है। इसलिए आज भारत को यह संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और इसके लिए हमारा रोड मैप बहुत स्पष्ट है। गैस बेस्ड इकोनॉमी है, देश भर में सीएनजी पीएनजी का नेटवर्क हो, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हो। भारत एक तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी कदम बढ़ाया है और रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट
जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है। इन सारे प्रयासों के साथ ही देश मिशन सर्कुलर इकोनॉमी इस पर भी बल दे रहा है। हमारी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज G20 के जो देशों का समूह है उसमें भारत एकमात्र देश ऐसा है जो अपने क्लाइमेट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने इस दशक के अंत तक रिन्यूएबल एनर्जी के 450 गीगावाट का लक्ष्य तय किया है। 2030 तक 450 गीगावाट। इसमें से 100 गीगावाट के लक्ष्य को भारत ने तय समय से पहले हासिल कर लिया है। हमारे ये प्रयास दुनिया को भी एक भरोसा दे रहे हैं। ग्लोबल स्टेज पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन इसका बड़ा उदाहरण है। भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है। क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए आज दस्तक दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी का आज का भारत बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। आज भारत उन विषयों को भी हल कर रहा है जिनके सुलझाने में दशकों से, सदियों से इंतजार था। आर्टिकल 370 को बदलने का ऐतिहासिक फैसला हो, देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने वाली व्यवस्था जीएसटी हो, हमारे फौजी साथियों के लिए वन रैंक वन पेंशन का निर्णय हो, राम जन्मभूमि केस का शांतिपूर्ण समाधान, ये सब हमने बीते कुछ वर्षों में सच होते देखा है। त्रिपुरा में दशकों बाद ब्रू रियांग समझौता होना हो, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना हो, या फिर जम्मू कश्मीर में आजादी के पहली बार बीडीसी और डीडीसी चुनाव, भारत की संकल्प शक्ति लगातार सिद्ध कर रहा है। आज कोरोना के इस दौर में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है।